हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के पार्ट 4 जो है आपका लिखा हुआ अर्थशास्त्र, इसके बारे में। पहला पार्ट हमारा था विकास। इसके मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न की एक वीडियो बना दी थी। आज हम बात करेंगे इसके लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे आज हम इसमें। देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग उसको देखते रहिएगा, याद मत कीजिएगा। सिर्फ एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, दो बार देख लीजिएगा, एक दो बार वीडियो को रिपीट कर देख लीजिएगा, आप लोगों की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और सामाजिक विज्ञान आपको सिर्फ समझना पड़ता है, ना कि रटना नहीं पड़ना है आपको, और आप लोग अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। अब देखिएगा, आपका पाठ का नाम विकास है, तो पहले पूछ लिया गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 1 कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, आर्थिक विकास क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय दीर्घकाल में बढ़ती है, और यदि विकास की दर जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक होती है तो प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय भी बढ़ती है। किंतु राष्ट्रीय आय के अथवा प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के बावजूद यह आवश्यक नहीं है कि सामान्य कल्याण में भी वृद्धि हो। अतः आर्थिक विकास फलस्वरूप सामान्य कल्याण में भी वृद्धि होनी चाहिए। अब कहे कि डी ब्राइट ने कहा है, देखिएगा एक बात और आपको बता दें हम कि सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि जी नाम नहीं दिया गया होता कि डी ब्राइट के अनुसार, कि जिसके अनुसार बात की जाती है आप उस बात को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इस बात को अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। इस बात को अगर आप सही तरीके से लिख देते हैं, ये नहीं वो बात डबल कामा के जो अंदर लिखी हुई है, अगर आप लोग इस बात को सही से लिख देते हैं तो आपको बेहतरीन नंबर दिए जाते हैं। ये तो बात पक्की है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सामाजिक विज्ञान में जहाँ तक कि इंपॉर्टेंस दीजिएगा तो इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा कि किसने लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है कि डी ब्राइट के अनुसार लिखा हुआ है कि आर्थिक विकास एक बहुमुखी धारणा है जिसमें केवल मौद्रिक आय में ही वृद्धि नहीं होती, बल्कि वास्तविक आवश्यकताओं, शिक्षा, जनसंख्या, आर्थिक आराम, अधिक आराम और वास्तव में पूर्ण व सुखी जीवन को निर्धारित करने वाली समस्त सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार होता है। समझ गए आप लोग? इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, इसमें समझिएगा बात। वही बात उन्होंने अपनी भाषा में लिख दी है। यहाँ पर कहा था कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय दीर्घकाल में बढ़ती है। मतलब क्या है कि जब आपकी विकास होगा तो आर्थिक विकास में क्या है, आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और यदि विकास की दर जो है जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक होती है तो प्रति व्यक्ति की आय में भी वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रही है तो विकास की दर भी बढ़ रही है। अगर विकास की दर जो जनसंख्या की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ रही है तो आपके वास्तविक आय में वृद्धि हो जाएगी। किंतु मतलब कहने का मतलब क्या यहाँ पर है कि किंतु राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बावजूद यह आवश्यक नहीं है कि सामान्य कल्याण भी हो। मतलब क्या है कि कल्याण हो, ये जरूरी नहीं है कि कल्याण ही हो। तो अतः आर्थिक विकास के फलस्वरूप सामान्य कल्याण में भी वृद्धि होनी चाहिए, यही हमारा आर्थिक विकास हो जाता है, तभी तो हमारा आर्थिक विकास होगा। ठीक है, तो इनको अनुसार वाले आप अच्छी तरीके से जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन याद कर लिए तो आप शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं इसके। मैंने फिलहाल में शॉर्ट आंसर के लिए वीडियो बना दिया है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, देखिएगा कि आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आर्थिक विशेषताएं की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? नंबर 1 कि आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास मतलब सतत, मतलब लगातार होने वाली प्रक्रिया है। अगला लिखा हुआ है कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। किसमें? अजीब बात, देखिएगा अब आर्थिक विकास होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो होनी सिंपल सी बात है, जिसका अर्थ है कि एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के शुल्क मूल्य में वृद्धि, ठीक है। आगे है कि राष्ट्रीय आय में यह वृद्धि दीर्घकालीन तथा निरंतर होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जब हमारा विकास होगा तो हमारे पास क्या होगा, पैसे बढ़ेंगे, हमारे पास पैसे आएंगे, आय बढ़ेगी, तो हमारे पास जो होगा आय में दीर्घकालीन वृद्धि निरंतर होती रहेगी। मतलब कि आज आप 100 रुपये पैदा कर रहे हैं, मतलब देखिएगा पहले हिसाब लगाइएगा कि पिछले जमाने में लोग 1 रुपये में वो चीज़ मिल जाती थी, आज के 100 रुपये मिलती है, क्योंकि लोग पहले 1 रुपये पैदा करते थे तो उस हिसाब से व्यवस्था थी। लेकिन आज लोग 1000 100 रुपये पैदा करते हैं, कोई 500 पैदा करता है, 1000 रुपये पैदा करता है, तो उस प्रकार से व्यवस्था में गई। मतलब क्या, आय में भी लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। अब देख, कहने का मतलब क्या, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, राष्ट्रीय आय क्या होती है। आपने पढ़ा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो राष्ट्रीय आय होती क्या है उसको समझ लीजिएगा। तो देखिए इसको परिभाषित किया है प्रोफेसर मार्शल जी ने। तो आप क्या कीजिएगा, इनके नाम अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है? प्रोफेसर जो है मार्शल के अनुसार है कि किसी देश का श्रम व पूंजी उस राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों पर प्रयुक्त होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं की निश्चित मात्रा उत्पन्न करती है। इसमें सभी प्रकार की सेवाएं, विदेशों द्वारा निवेश की गई पूंजी और राष्ट्र द्वारा निवेश विदेशों में निवेश की गई पूंजी से आय प्राप्त आय सम्मिलित होती है, ठीक है। समझ गए आप लोग? राष्ट्रीय आय को अच्छी तरीके से फिर से वीडियो को स्टॉप करके समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वीडियो को दोबारा से थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे देखिए कह रहा है
कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणाओं को समझाइए। देखिएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं जीएनपी। देखिए जीएनपी क्या है, तो है लिखा हुआ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष की समस्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद को बाजार मूल्य पर सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, जिससे विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित 4 प्रकार की अंतिम वस्तुएं और सेवाएं सम्मिलित होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? लिखा हुआ है उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं, सकल निजी घरेलू निवेश, सरकारी घरेलू निवेश और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ये चीज़ जो है वो सकल राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाती हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, एनएनपी क्या है। अब लिखा है सकल राष्ट्रीय आय में से मूल्य ह्रास एवं पुरानेपन से होने वाला ह्रास यानी घटा देने से जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए फॉर्मूला दिया गया है कि लिखा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से ह्रास, घाटा जो होता है वो घटा दें अगर हम, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, डेफिनेशन भी। और मान लीजिए पूछ देता है इसके लिए सूत्र क्या फॉर्मूला लगाते हैं तो वही बता दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणाओं को समझाइए। बाजार कीमत पर और साधन लागत पर। अब देखिएगा बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है कि बाजार कीमतों पर शुद्ध उत्पाद एवं एक देश में एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार कीमतों पर शुद्ध मूल्य होता है। यदि बाजार कीमतों पर जीएनपी लिखा हुआ है, जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटा दिया जाए तो बाजार कीमतों पर एनएनपी प्राप्त हो जाता है। मतलब समझिएगा बात कि बाजार कीमतों पर शुद्ध अगर राष्ट्रीय आय प्राप्त करनी है, एनएनपी अगर प्राप्त करनी है हमें, तो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास घटा देंगे। मतलब क्या था, जो सूत्र हमारा यहाँ पर था सेम टू सेम वही वाला सूत्र है, सिर्फ क्या किया गया है, बाजार कीमतों पर यहाँ पर कर दिया गया तो बाजार कीमतों पर यहाँ कर दिया गया। बाकी वही वह देखिएगा सेम टू सेम, आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर वही फॉर्मूला है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है इसकी परिभाषा में, इसके यहाँ पर परिभाषा में, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। तो कह रहा है कि बाजार मूल्यों पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से परोक्ष कर घटाने व आर्थिक सहायता जोड़ने से जो राशि प्राप्त होती है, किसको? यहाँ पे कह रहा है कि परोक्ष कर घटाने और आर्थिक सहायता जोड़ने से जो राशि प्राप्त होती है वह साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। इसे देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय कहा जाता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से परोक्ष कर को घटा दिया जाए और आर्थिक सहायता को जोड़ दें तो हो जाएगा राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है। समझ गए हैं आप लोग? अगर समझ गए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और आप लोग अगर चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्या कह रहा है, अच्छे से समझना आपको कि कौन कौन से कारक जो होते हैं मानव विकास में योगदान देते हैं, मतलब मनुष्य के विकास में जो है कौन कौन से कारक योगदान देते हैं। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित कारक योगदान देते हैं कौन कौन से। नंबर 1 है कि लोग नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज उत्पादों के लिए अच्छी कीमत चाहते हैं, लेकिन लोग इसके अतिरिक्त अतिरिक्त भी कुछ चाहते हैं और वह है समानता का व्यवहार या पक्षपात रहित व्यवहार। मतलब क्या है, लोग जो है नियमित काम लोग क्या चाहते लोग, मतलब समानता का व्यवहार हो, मतलब सभी के साथ समान व्यवहार लोग करें। लेकिन ऐसा क्या होता है कि लोग, देखिए ऐसा होता है कि जो लोग अमीर लोग होते हैं समाज में, लोग ज़्यादा उनको ज़्यादा इज्जत देते हैं, गरीब को इतनी इज्जत नहीं देते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग यही चाहते हैं कि हमें, मतलब क्या, कौन कौन कारक मानव विकास में योगदान देते हैं, ठीक है। तो लोग चाहते हैं ऐसा हो कि लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, कि विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि विचार प्रकट कर सकें, अपने धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और लोग अपने जान माल और सम्मान की सुरक्षा चाहते हैं। मतलब क्या है, लोग योगदान कौन कौन से कारक जो है मानव विकास में योगदान देते हैं, ये सभी जितने कारक हैं मानव विकास में योगदान देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला लिखा है कि आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि में अंतर बताइए। तो देखिएगा आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है। तो आर्थिक विकास जो होता है आर्थिक समृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक अवधारणा है। आर्थिक विकास जो है समृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक धारणा है। अब देखिएगा मैंने आपको समृद्धि के बारे में बताया भी था, वो उसमें बताया था आपको शॉर्ट आंसर वाले वीडियो में। अब आगे लिखा हुआ है कि विकास के अंतर्गत उत्पादन संरचना में तीव्र गति से परिवर्तन किए जाते हैं, जबकि समृद्धि के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन स्वाभाविक ढंग से किए जाते हैं, ठीक है। मतलब समझिएगा बात यहाँ पर,
यहाँ पे कह रहा है कि विकास के अंतर्गत उत्पादन संरचना में तीव्र गति से परिवर्तन किए जाते हैं, जबकि समृद्धि के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन स्वाभाविक ढंग से किए जाते हैं, मतलब तीव्र गति से स्वाभाविक ढंग से किए जाते हैं और वर्तमान संरचना को बनाए रखा जाता है। आगे कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, जबकि आर्थिक विकास का अर्थ उत्पादन में वृद्धि प्लस प्राविधिक और संस्कारों, मतलब क्या है कि जो आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या होता है, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होता है, और जबकि जो आपका आर्थिक विकास उसका होता है उत्पादन में वृद्धि प्लस प्राविधिक एवं संस्थागत परिवर्तन में। आगे उपयुक्त तंत्रों के बावजूद कुछ अर्थशास्त्री इन शब्दों को पर्यायवाची मानकर विवाद करते हैं, मानते हैं, ठीक है, पर्यायवाची मानकर विवाद कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर अब देखिएगा लास्ट रहेगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने के कारण क्या है, ये बताइएगा। मृत्यु दर कम क्यों होती है, उसका कारण क्या है? तो यहाँ साक्षरता दर अति उच्च है, शिक्षित लोग अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से करते हैं, सही बात है। मृत्यु कम होने का कारण एक तो होता है कि लोग जो होते हैं अशिक्षिता के कारण उनका पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसलिए मृत्यु ज़्यादा हो जाती होगी। कम की क्या है, कहीं भी पूछ दे आपसे कि यहाँ साक्षरता दर जो है उच्च होती है, मतलब आपसे ऐसे पूछ दे कि आप ये बताइए कि कहीं कहीं पे शिशु जो होती है मृत्यु कम होती है, इसका कारण क्या होता है, तो मतलब क्या है, वहाँ का जो समाज होता है वो शिक्षित समाज होता है, ठीक है, और वहाँ पर समाज शिक्षित होता है तो वहाँ के बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर लेता है, इसलिए बच्चे की मृत्यु कम होती है। और एक शिक्षित लोगों की आय पर्याप्त होती है, जिसके कारण भी अपने बच्चों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होते हैं। मतलब क्या है कि जब वहाँ की साक्षरता ठीक होगी तो शिक्षक हो, जब मतलब क्या होगा, जब वो साक्षर होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो अधिक पैसा कमाएंगे, जब पैसे कमाएंगे और उनके जो बच्चे, मतलब कुछ बच्चे गरीब होते हैं, ठीक है, जब कुछ परिवार गरीब होते हैं, कुछ बच्चों की संख्या कुछ ज़्यादा उनके घर पर होती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है तो नहीं कर पाते हैं ना, कि किसी को कोई परेशानी होती है, किसी को कोई, जब यहाँ पे क्या है पैसे में पर्याप्त, पैसे कोई कमी नहीं, मतलब पर्याप्त पैसा होता है तो हम बच्चे मतलब कोई चीज़ की डिमांड करते हैं वो भी कर देते हैं, पूरी कर देते हैं, या बीमार हो जाते हैं देख रेख कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी मृत्यु कम होती है, यही मेन कारण है इसके हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।